प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अभी तो आपको प्रधानमंत्री बने 40 दिन ही हुए, लेकिन आप सत्ता में और काफ़ी अरसे से हैं, करीब 30-40 साल से हैं। ये जो अनुभव है आपका प्रधानमंत्री का, ये क्या कुछ अलग है बाकी मंत्री पद से? कैसा लग रहा है आपको? जी हाँ, बड़ा फ़र्क है, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज़ में काम किया है, लेकिन ये मिला के समूचेपन से पूरी पॉलिसी बनाना देश की और देश की टोटल पिक्चर को सामने रखना, ये ज़रा इसके मसले अलग होते हैं। और फिर इतना विशाल देश और इसमें इतनी विभिन्नताएं हर किस्म की, उन सब में एक नई किस्म की यूनिटी रहे, इत्फाक रहे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। भारत की सरकार चलाने का मतलब महकमे चलाना नहीं होता। भारत की सरकार चलाने का मतलब दो बातें होती हैं। वो ये कि इस देश की जो बेसिक यूनिटी है, सेकुलर यूनिटी, उसमें लोगों का विश्वास बना रहे। और दूसरा ये कि जब देश तरक्की कर रहा है तो जो देश की तरक्की के साथ साथ जो उसकी उपलब्धियाँ हो रही हैं उसका फ़ायदा सबको पहुँचे। ये असल चैलेंज ये होते हैं। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि शायद सरकार का मतलब सिर्फ दफ्तरों की कार्रवाई है। दफ्तरों की कार्रवाई तो महकमे करते ही हैं, लेकिन जो भी इस देश का प्रधानमंत्री हो उसको दो बातों का ध्यान रखना होता है। एक सबसे बड़ी बात ये कि ये देश 50 सालों में बना कैसे, इसकी परंपराएं क्या है और अगले 20 साल का विजन क्या है या 50 साल का विजन क्या है। ये असल चीज़ है जो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इंटरव्यू में आगे इस विजन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये देश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह भी है। ये जो आप चुनौती की बात कर रहे थे, आपके सामने तो एक और भी बड़ी चुनौती है कि आप इतनी सारी विभिन्न पार्टियों के कोalition को चला रहे हैं जिनके अपने दबाव हैं और बाहर से भी कुछ पुल्स और प्रेशर्स काम कर रहे हैं। इनको मैनेज करने में आपको कैसे उसकी भी मैनेज अपनी शक्लें हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी की शक्ल भी तो है, क्योंकि आखिरकार ये हम पहली दफ़ा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की सेंटर की सरकार में प्रदेशों का हक हो और प्रदेशों को जो असल फेडरलिज्म है उस तरफ लेके चले। और आज इस जो सरकार है हमारी, इसमें 10 प्रदेशों की सरकारें शामिल हैं और ये पहली दफ़ा हो रहा है मेरे वक्त में भी और मेरे से पहले देवे गौड़ा जी के वक्त में भी। तो ये सबसे पहली दफ़ा हो रहा है कि जो हमारी कैबिनेट है ये कंपोजिट कैबिनेट है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, मैं 1 साल से देख रहा हूँ, मेरे वक्त में सिर्फ नहीं, देवे गौड़ा जी के वक्त से भी मैं देख रहा हूँ कि हम लोग मुख्तलिफ़ पार्टियों से आए हैं और मुख्तलिफ़ डायमेंशन से आए हैं, मुख्तलिफ़ सोचों से आए हैं, लेकिन आज तक पिछले 1 साल में कैबिनेट ने एक भी फैसला नहीं किया जो यूनानिमस ना हो। ये यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी पैदा कर रहे हैं हम नई किस्म की। इसलिए हम देखा है कि मैं तो सिंगल पार्टीज़ में भी रहा हूँ, सिंगल पार्टीज़ में भी इनर यूनिटी इतनी नहीं आती थी एक्शन करने में जितनी ये डाइवर्स चीज़ों में आती है। अब अखबार की बात होती है कि ख़बर बनानी अलग बात है, लेकिन ये कि एक साल में बुनियादी चीज़ जो देखने वाली है कि ये 14 पार्टियों की सरकार यूनानिमस फैसले कैसे करती है। एक भी फैसला नहीं, एक मैं फिर से कह रहा हूँ, एक भी फैसला देवे गौड़ा जी के वक्त या मेरे वक्त में नहीं किया गया जो यूनानिमस ना हो। उसमें वक्त लगता है, कई दफ़ा समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है। जैसे आज तेल की कीमतों की बात चल रही है, यही आता है कि बहुत सारे फैसले हो भी नहीं पाते, इसमें रुके रहते हैं। हो के नहीं पाते। सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि आप इस मुल्क को जब चलाना चाहते हैं, 2 तरीके हैं, या तो आप धक्के से करें कि कोई माने ना माने हम कर देंगे, दूसरा तरीका होता है सबको साथ लेके चलने का। उससे आगे दुश्वारियाँ कम हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि आज तक ये होता था, आज तक कि जितनी ये सिंगल पार्टी सरकारें थी कि सरकार फैसला करती थी, बाहर एजिटेशन शुरू हो जाता था। अब वो एजिटेशन नहीं हो रही 1 साल से। क्यों नहीं हो रहे? बुनियादी बात यह है क्योंकि साथ लेके चलने की जो कोशिश है, और ख़ासकर जब 14 पार्टियों की सरकार कैबिनेट टेबल पर बैठ के कुछ फैसले करती है। अब लेफ़्ट भी है उसमें, वो लोग हैं जो लेफ़्ट वाले नहीं हैं, वो लोग भी हैं जिनकी बैकग्राउंड कांग्रेस की है, वो लोग हैं जिनकी बैकग्राउंड सोशलिज़म की है, सोशलिस्ट पार्टियों की है, लोहिया जी की है, जयप्रकाश जी की है। इन सब में से आप रास्ता निकाल रहे हैं।
असल में जज करने का तरीका ये नहीं है कि आप लोगों को धक्के से आगे चला रहे हैं कि नहीं। जज करने का तरीका ये है कि आप हिंदुस्तान की डाइवर्सिटीज़ की पॉलिटिकल शक्ल को किस तरह निभा रहे हैं। नहीं, लेकिन इससे एक संकेत ये भी निकलता है कि प्रधानमंत्री के हाथ बंधे हुए हैं। बहुत सारे फैसले जो प्रधानमंत्री कर सकते थे इसलिए नहीं कर पा रहे। मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे ऑयल पूल के घाटे का सवाल है। इसके बारे में काफ़ी बातचीत हो चुकी है। आपके 2 मंत्री बहुत ही मजबूती से अपना केस रख चुके हैं और इसके बाद हर रोज़ 50 करोड़ का घाटा बढ़ता जा रहा है, फिर भी आप इसका फैसला नहीं कर पा रहे हैं। आप इसकी दिलचस्प बात दूसरी भी देखिए। ये ठीक कहते हैं आप, टाइम लग रहा है लोगों को साथ लेके चलने का, क्योंकि आखिरकार इसका असर पड़ने वाला है। जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो उसका कीमतों पे असर पड़ेगा और बढ़ेंगी। लेकिन अगर तो मैं पहले ये कदम कर दूं, क्योंकि मैं बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री हूँ इसलिए मैं किसी की नहीं सुनता और कर देता हूँ, तो उसके बाद जो एजिटेशन होंगे वो ज़्यादा मुश्किल पैदा करेंगे। लेकिन अब जो मैं लोगों को साथ लेके चल रहा हूँ, घाटा पड़ा है। घाटा आज शुरू नहीं हुआ, घाटा तो तब शुरू हुआ जब एक पार्टी की सरकार थी, तब से शुरू हुआ है। नरसिम्हा राव जी के वक्त शुरू हुआ है, तो उस वक्त क्यों नहीं पूरा किया गया। ये तो कुछ बातें हमको मिली हैं वर्षे में। लेकिन फिर भी सबसे दिलचस्प बात है, पिछली दफ़ा मैं आपसे कहने से घबराता नहीं हूँ कि पिछली मीटिंग जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी की हुई, ये फैसला तो हो गया असूलन, सब ने कर दिया कि भाई घाटा पूरा करो। आप पूरा करने के लिए हाँ ये का समर्थन था इसमें, यहाँ कि करना है पूरा, कि आगे बढ़े नहीं। पिछला 15,500 करोड़ जो है वो एक दफ़ा खुद हम नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन आगे से बढ़े नहीं। उसके लिए फिर वही हम तरफ चल रहे हैं कि 2-3 हम अल्टरनेटिव्स बना रहे हैं कि भाई किस चीज़ का कितना बढ़ाएं तो उसका क्या असर होगा। और अगली मीटिंग में जो मैंने चीफ मिनिस्टर को बुलाया है उनसे बात करके, क्योंकि आखिरकार उनको भोगना पड़ता है जाके जब उनके एजिटेशन शुरू होते हैं, तो इसलिए उनको इसी वक्त पूछा जाए कि भाई कौन सी चीज़ पर बढ़ेगा तो आप पे ज़्यादा असर पड़ता है और कौन सी चीज़ का कम असर पड़ता है। आखिरकार जब बढ़ेगी कीमतें तो केरोसिन की बढ़ेंगी, डीजल की बढ़ेंगी, पेट्रोल की बढ़ेंगी, वैक्स की बढ़ेंगी, बिचूमन की बढ़ेंगी, तो असर सबका पड़ता है सबके ऊपर। तो बजाय इसके कि मैं पहले फैसला कर दूं और बाद में एजिटेशन को फेस करूं, उससे बेहतर ये है कि मैं पहले सबसे बात कर लूँ। नहीं, लेकिन क्या पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है? नहीं और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बेसिक बात इसलिए नहीं है, बुनियादी बात, कि जब बाज़ार में दाम बढ़ गए हों और आप महंगा ख़रीद के सस्ता बेचते हो तो आपको 2 फैसले करने पड़ते हैं। कुछ एरियाज़ तो ऐसे होते हैं जहाँ आप सब्सिडाइज डिलिबरेटली करना चाहते हैं, मसलन फर्टिलाइज़र को आप सब्सिडाइज करना चाहते हैं तो वो डिलिबरेट डिसीजन है। कुछ ऐसे हैं जो डिलिबरेट डिसीजन फर्टिलाइज नहीं करना चाहते। मसलन इस वक्त आपकी ये पोजीशन ये है कि एलपीजी गैस जो हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, हर एक सिलेंडर के ऊपर 100 रुपये की सब्सिडी है। अब ये लोगों के सामने बातें आ रही हैं, और सबसे बड़ी मैं सोचता हूँ जो मेरा ढंग करना काम करने का तरीका है वो ये है कि सब चीज़ें लोगों के सामने रख रहा हूँ कि लोगों का ख्याल ये था गैस महंगी है, ठीक है, लेकिन हर गैस के सिलेंडर के ऊपर 100 रुपया की सब्सिडी है। वो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। केरोसिन, अब डीजल की कीमतें हमारे पड़ोसी देशों में भी, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान में, डीजल की कीमतें हमसे दुगनी है। अब हमको ये रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। मैं कॉपी किसी को नहीं करना चाहता, लेकिन ये तो ज़रूर करना चाहता हूँ कि इस बड़े देश में जहाँ हमारी प्रोविंशियल, जहाँ स्टेट्स की सरकारें भी हैं, मुख्तलिफ पार्टियाँ भी हैं, ये सब बैठ के कंसेंसस एवॉल्व करें। कंसेंसस एवॉल्व करने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन उसमें बेसब्री नहीं करनी चाहिए। ये आपने जो कहा, जब सब्सिडी का सवाल आपने उठाया, ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पे फ्रंट के दो राय काफ़ी 2 दिशा में जाती हुई राय है। नहीं, उसमें फिर असल में डेमोक्रेसी हमेशा दरमियान का रास्ता होती है। बुनियादी बात यह है कि भाई सब्सिडी का फैसला कर लीजिए कौन सी सब्सिडी देनी है, और सब्सिडी भी तो हम लोगों ने देनी है, कोई बाहर से थोड़ा आता रुपया। सिर्फ एक मुद्दे से डालना है। अगर मैं आपका 5 रुपये का सामान खरीद के 2 रुपये में देता हूँ तो 3 रुपये कहीं से तो आएंगे, चाहे वो टैक्स बढ़े, चाहे वो किसी और चीज़ की कीमत बढ़े। कोई बाहर के देश तो हमको देने वाले नहीं इन चीज़ों में। इसलिए सब्सिडी का मतलब ये नहीं है कि आपका रुपया बाहर से कहीं से आ जाएगा। रुपया तो आप ही को देना है, चाहे इस जेब से निकालें चाहे इस जेब से निकालें। लेकिन फिर भी डेवलपिंग कंट्री में ध्यान करना पड़ता है कि कौन से तबके हैं जो कीमतें बर्दाश्त कर सकते हैं, कौन से जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अब इन दिनों
बहुत बहुत कंट्रोवर्सी चली गेहूँ के भाव की। अब जो गेहूँ का पैदावार करने वाला है हरियाणा में जो पंजाब में हो, वो ज़्यादा दाम मांगता है, शायद ठीक भी कहता है। अब पिछले कई बरसों से हमारे यहाँ हर साल करीब करीब 30 रुपये पर क्विंटल हर साल बढ़ावा दिया जाता था। अब इस साल, मेरे आने से पहले की बात है, इस साल 93 रुपीज़ का बढ़ावा दिया गया है, लेकिन लोगों को संतोष फिर भी नहीं है। संतोष नहीं है। नहीं है, लेकिन वो पैदावार करने पर संतोष नहीं है। अब जब वो कीमत आप देंगे तो उसका भार कहीं तो पड़ेगा, या तो जो भोक्ता है उसको देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस भी तो करना पड़ता है। तो आपको विश्वास है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा? मुझे इसमें कोई शक की बात नहीं, और अगले चंद दिनों में नज़र आ जाएगा आपको। इस सबका तो कंट्रोवर्सी तेल की है सिर्फ, और तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आर्थिक मुद्दों में एक है कि भाई तेल की, और इसमें अब यह करीब राय बन गई है। लेकिन जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जैसे राजनीति क्या कहें, कुछ लॉन्ग टर्म है, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जिन पे सहमति हो चुकी है, जैसे महिला आरक्षण का सवाल है, उस पर इतना मतभेद क्यों हो रहा है? महिला आरक्षण का, और आपकी अपनी पार्टी में इतना विरोध? बिल्कुल, सिर्फ मेरी पार्टी में नहीं है, वो तो है जी। कोई भी पार्टी नहीं है, और मैं बड़े ज़ोर से कह रहा हूँ आपसे, हर एक के दो चेहरे हैं। बाहर एक बात करते हैं, अंदर दूसरी बात करते हैं। हर एक के अंदरूनी बटे हुए हैं, क्योंकि कभी भी आप देश के अंदर ऐसी चीज़ें करेंगे जो सोशल चेंज की बात हो, और बड़ी चेंज की बात है, मैं इसके हक में हूँ, मेरा तो ज़ाती नुक्ता नज़र हक में है। लेकिन जब भी सोशल चेंज करनी होगी आपको, तो उसमें फिर पेशेंस और सब्र चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझा के साथ ले जाना है। सिर्फ कानून पास करने से देश नहीं बदल जाते। कानून तो हमने पास कर दिया था आज से 100 साल पहले कि बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए, तो शादी रुकी तो नहीं है। कानून पास करना आसान है। आपने सती आज से 150 साल पहले बिल पास कर दिया था, बदकिस्मती से आज भी कई लोग कर लेते हैं। ये बदकिस्मती की बात है, दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए अब जिन लोगों को शक हैं, कुछ शंकाएँ हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि उनके हक मरने वाले हैं, उनको समझा के साथ चलाना है। फिर ये कि कितने भी फैसला हो जाए, कुछ हो जाए, महिला को अपना हक ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि जिस देश में महिला को हक नहीं मिलता, वो देश तरक्की कभी नहीं कर सकता। लेकिन प्रधानमंत्री जी, जैसे कानून से बहुत कुछ नहीं बदलता है, लेकिन कानून से कुछ तो बदलता भी है। अगर बिल्कुल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन नहीं होता 22.5 का, तो शायद उनको इतनी जगह भी नहीं मिलती संसद में। लेकिन ये कब हुआ? आप तो शायद उसको छोटे होंगे, मैं तो उसका गवाह हूँ। जब गांधी जी ने मरण व्रत रखा था, गांधी जी ने मरण व्रत रखा कि उस ज़माने में शेड्यूल कास्ट को हरिजन कहते थे, कि हरिजनों को मंदिर में जाने दो, मंदिर में नहीं जाने देते थे। और मुझे घर याद है कि मैं छोटा था, और हर घर में विवाद खड़ा हो गया था कि छुआछूत ख़त्म की जाए कि नहीं ख़त्म की जाए। सब लोगों के दो चेहरे थे। कई लोग पब्लिकली कहते थे करना चाहिए, घर में हाथ नहीं लगाने देते थे। इसमें दो चेहरे किस तरह से महिला बिल के बारे में? महिला के जितने लोग, कुछ कोई पार्टी नहीं है जिसने ये विवाद खड़ा नहीं किया। अब उसमें भी मैं दोष किसी को नहीं देता, ना किसी के खिलाफ हूँ इस बात के ऊपर। लेकिन ये कि जब से हिंदू कोड बिल पास हुआ था पंडित जी के वक़्त, 3 दफ़ा बिल फेल हो गया था, और इतनी बड़े महान व्यक्ति हमारे बीच में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और जवाहरलाल जी में डिफरेंस ओपिनियन थे इस इशू के ऊपर। तो इन चीज़ों में थोड़ा सहल से समझा के समाज का परिवर्तन कर रहे हैं आप। सिर्फ कानून के ज़रिए हो जाता है, कानून पास कर लीजिए, ठीक है, और फिर पास कराना भी तो आसान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए। जब तक आप लोगों को साथ लेकर न चलें समझा के, इसलिए सिर्फ हमारी पार्टी का सवाल नहीं है। आपकी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि विप खत्म कर देना चाहिए इस मुद्दे पे। एक राय ये भी है कुछ लोगों की। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी क्या राय है? बुराई अच्छाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बुनियादी बात फिर वही सामने आएगी ना, कि अगर विप हो तो फ़ायदा क्या है, ना हो तो फ़ायदा क्या है। कम से कम लोगों के असली चेहरे तो सामने आएंगे। तो क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ नंगा करने से मसले हल नहीं होते। उनका ज़ाती तो विवाद हो जाए, या किसी का अपना आप हरण कर दें, वो अलग बात है, लेकिन ये इससे मसले हल नहीं होते। एक जो बात आपके बारे में जो सवाल कई बार उठ रहा है, आपने पहले ही दिन कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जांच तो जोर शोर से करेंगे, लेकिन विच हंटिंग नहीं होने देंगे। और उसके बाद जब पिछले मुख्यमंत्री सम्मेलन में आपने कहा कि जांच की एजेंसियां जो हैं वो सार्वजनिक रूप से जांच मतलब लीक करके और वो
ट्रायल बाय मीडिया ना करें। इसके बारे में आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को दबाया जाए। बिल्कुल नहीं, दबाने की तो सिर्फ गैस करना अलग बात है, लेकिन दोनों शक्लें हैं। आखिरकार इस देश में आपने एक सिस्टम बनाया है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अदालत को हक है सज़ा देने का, उसमें दखल अंदाजी दोनों में नहीं होनी चाहिए। और पिछले 40 दिनों में जब से मैं बना हूँ, एक वक्त भी मैं कह सकता हूँ, एक दफ़ा भी किसी के लिए मैंने दखल नहीं दिया। लेकिन ये इस बात के मैं विरोधी हूँ कि आप सज़ा दिलाने से पहले लोगों को सज़ा दे दें और बाद में अगर अदालत में छूट भी जाए तो आपने उनका कैरियर सत्यानाश कर दिया। ये अच्छी बात नहीं, इसका नुकसान हो जाता है बाद में। फाशिज़म दुनिया में इसी तरह पलते हैं। मैकार्थीज़म आया था अमेरिका में कि जिसका नाम ले दिया उसका सत्यानाश कर दिया। ये सवाल नहीं, दोषी को मत छोड़िए, लेकिन ये कि दोषी को भी अपने आप को, हमारा सिस्टम ये है कि यू आर इनोसेंट अनलेस यू आर प्रूव्ड अदरवाइज। ये हमारा तो जूरिस्प्रूडेंस ही है, और जूरिस्प्रूडेंस की बुनियादी बात ये है कि जब तक अदालत के सामने जाके सज़ा न हो जाए, उससे पहले आप मीडिया से उसकी प्रोसिक्यूशन और एक्सिक्यूशन दोनों कर दें। कितने दिन लोगों का नुकसान हुआ है जो बाद में छूट गए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसमें पार्टियों को सवाल नहीं है। लेकिन दूसरी बात, जो मेरा वायदा है वो 3 मैंने वायदे पहले दिन किए थे और उससे कारबंद हूँ। एक मैंने कहा था ट्रांसपेरेंसी, कि मैं सबके सामने जो कहूँगा वो सामने रख दूँगा। दूसरा मैंने कहा था कि किसी दोषी के साथ कभी नहीं खड़ा रहूँगा, और तीसरा मैंने ये कहा था कि विच हंटिंग नहीं होगी। ये तीनों चीज़ें एक ही तस्वीर के सब रूप है, ये अलग अलग नहीं है। विच हंटिंग पॉलिटिशियन को सूट करती है। अगर मैं विच हंटिंग करने में आ जाऊँ तो जितने मेरे विरोधी हैं उनके मुकदमे बना दूँगा। और आसान है, आसान है, क्योंकि सरकार में बड़ी ताकत होती है। लेकिन ये कि सरकार में आके एक धर्म आदमी अपना कायम रखे, और धर्म ये कि भाई मुझको ये बातें नहीं करनी है। और मेरी ज़िंदगी तो ये लोगों के सामने रही है इतने बरसों की, मेरी हाफ सेंचुरी की पब्लिक लाइफ, उसमें मैं कुछ चीज़ों के लिए खड़ा रहा हूँ, उसी के लिए खड़ा रहूँगा। चाहे प्रधानमंत्री रहूँ या और कुछ बनूँ ना बनूँ अलग बात है। और वो बुनियादी बात है, इस मुल्क में अगर आप एक किस्म का ईथॉस सदाचार पैदा करना चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिलता हो, लोगों को ये आशा हो कि मेरे ख़िलाफ़ ना पुलिस है ना फौज है, अगर मैं गुनाह करूँगा तो मुझे सज़ा भुगतनी पड़ेगी, चाहे मैं बड़ा हूँ चाहे मैं छोटा हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। ये सबसे नहीं, लेकिन विरोधियों का ये कहना है कि आपकी इस बात में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और दूसरी तरफ जब आप कहते हैं कि ट्रायल बाय मीडिया नहीं होना चाहिए, तो आप उस ट्रांसपेरेंसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रायल बाय मीडिया का मतलब क्या है कि पहले मुकदमा चलने से पहले ही आप लोगों को दोषी कर देते हैं और मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं सज़ा उनको पहले ही दे दूँ। सज़ा देना पहले अदालत में कोई जो था 2-4 केस आपके मन में है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, मैं भी लूँगा, मुझे लेना चाहिए भी नहीं, अच्छा नहीं है, क्योंकि लेकिन बुनियादी बात यह है कि उसमें कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी, जो तरीका है वही चलेगा, नंबर 1। और अदालत जो करेगी वो माना जाएगा। नहीं, अगर आप मुझे अनुमति दें तो एक कम से कम मैं नाम लूँ। बिहार का जो पशुपालन या चारा घोटाला है, इसके बारे में जो कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को बचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल न बचाने की न दोषी करने की, ये मेरा काम नहीं है। उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन दौरा उनके नाम का नहीं था किसी का, लेकिन उसमें जो है वो मेरे आने से पहले चल रहा था और उन्होंने गवर्नर को भेजा है, उसमें हम तो आते नहीं है। गवर्नर को जो करना करेगा, हमने कोई गवर्नर को, मैं गवर्नर को मिला भी नहीं हूँ, इसीलिए इस पे भी आपकी आलोचना हो रही है कि आप क्यों नहीं मिले। अगर मिलूँ तो कहते आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अगर ना मिलूँ तो कहते आप मिलते क्यों नहीं। ये सबसे बड़ी मुश्किल ये है, मैं इसलिए नहीं मिला। और ठीक बात भी थी कि उनको एक काम सुपुर्द किया गया है, सीबीआई ने किया है, उनकी जो अपनी जजमेंट करें। और इसके बाद का सवाल है कि थोड़ा उसके बाद अदालत है, अदालत जो करे, और राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से क्या उसके बाद पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज जो आएंगे देखेंगे। मैं पहले ही कैसे फैसला कर लूँ कि अदालत क्या करेगी। अच्छा, ये जो अदालतों की भूमिका है, ये अदालतों के कारण ही ये सारे मुकदमे चल रहे हैं। मतलब इसमें 2 तरह की चीज़ें सामने आई हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होते हैं, उन मुकदमों में हुए हैं जिन पे बहुत दिनों से जिन्हें दबा के रखा गया और अदालतों ने उनमें हस्तक्षेप करके मुकदमे चालू कराए। तो जैसे सबसे बड़े 2 हैं, एक जैन हवाला कांड और एक पशुपालन कांड। जैन हवाला कांड में
लोग छूटते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक छूटते जा रहे हैं। यही वो बात जो पहले आप कह रहे थे, जी। सज़ा आपने लोगों को पहले दी थी, अब छूटते जा रहे हैं। नाम तो पहले आपने बदनाम कर दिए सबके, मीडिया ने। तो ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसका क्या रोल होना चाहिए? क्या नहीं, कुछ बुनियादी बात फिर वही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो सोच थी वो ठीक थी कि लोगों को कई दफ़ा सरकार से रिलीफ नहीं मिलता तो उनको अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसके बाद हर चीज़ एक हद के बाद नुकसान करती है। खाना खाना भी तो एक हद के बाद पेट में गड़बड़ कर देता है। नहीं, क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनाने की सोच रही है नहीं, जिससे इसका सरकार- दुरुपयोग बंद हो? जैसे कोई भी ये व्यक्ति फिर वही बात है, इसमें पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सरकार के कानूनों से। मैं कोई ऐसा कानून बनाने का नहीं सोच रहा। जब भी भ्रष्टाचार की बात होती है, करप्शन की बात होती है, तो टॉप लेवल के करप्शन की ही ज़्यादातर चर्चा हो रही है। आम आदमी नीचे के लेवल के करप्शन से कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक कह रहे हो आप। यानी छोटी से छोटी जगह पानी, बिजली, गैस, ट्रेन, बस, ये कोई सड़क। छिपी बात नहीं है, और मैं ये कहूँ कि मुझे मालूम नहीं है तो ये झूठ होगा। ये सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही है इस देश में, सबसे बड़ी मुश्किल ये आ गई है वो ये कि इस हद तक ये करप्शन सीप कर गई है कि आम आदमी के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो रहा है। अब उसके लिए कुछ तो कानून कायदे हैं या कुछ सज़ाएँ भी हो रही हैं, लेकिन वो और सख्ती से होनी चाहिए। मैं एक तरफ ये भी कोशिश चाह रहा हूँ कि जब कभी कोई पकड़ा भी जाता है तो मुकदमा सालों साल चलता रहता है। मेरे ख्याल में हमको एक इसके लिए अलग अदालतें होनी चाहिए ताकि क्विक जजमेंट और क्विक डिसीजंस हो, उसी में कोशिश कर रहा हूँ। जुडिशरी के रिफॉर्म्स के बारे में कुछ सोच रहे हैं? जैसे कि अभी कुछ मामलों में तो जुडिशरी कहती है कि तारीख तय कर देती है, अमुक तारीख तक फैसला दे दीजिए, अमुक तारीख तक जांच कर दीजिए, और लाखों लाखों केस जुडिशरी के पास पड़े हुए हैं और चलते रहते हैं 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। और कानून ऐसे हैं जो कि लोगों को और परेशानी में डालते हैं। देखिए, कानून दो तरह के, तीन तरह के हैं। एक कानून तो जो है जो पुराने घिसे पिटे कानून है, जिनका इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त किया जाता है जब कभी किसी को हैरस करने की ज़रूरत महसूस होती है। तो वो एक तो मैंने अब कमीशन बना रहा हूँ, 1-2 दिनों में उसके नाम आ जाएंगे कि वो इन सब कानूनों को रिव्यू करे और जिन कानूनों की कोई रेलेवेंस नहीं रही वो ख़त्म कर दिए जाए। दूसरी बात और है, और वो ये है कि जो ऐसे कानून हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ हमको ट्रिब्यूनल्स बनाने पड़ेंगे और अदालतों का काम कम कैसे हो, इसके मुतालिक मैं एक सोच में हूँ। एक कमेटी बना के इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। कई दफ़ा रिपोर्टें आ चुकी हैं क्या होना चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है कि हमारे यहाँ लिटिगेशन बहुत बढ़ गई है और सबसे बड़ी लिटिगेंट तो सरकारें हैं। ज़्यादा बोझ तो उनका है, और ज़्यादा क्योंकि सरकार की तरफ से लिटिगेशन करते वक्त खर्च अपने जेब से नहीं होता। थोड़ा हम इसको इंटरव्यू को फॉरवर्ड लुकिंग बनाएं, क्योंकि आज़ादी की 50वीं सालगिरह है और आपका सौभाग्य है कि आप 50वीं सालगिरह में इस सरकार के प्रधानमंत्री हैं। आपको एक दिशा देना, एक दृष्टि देनी है। तो आपका कौन सा ऐसा एजेंडा या विजन है जिसको आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, दो बातें। एक तो पहले ध्यान रखना चाहिए कि देश आज़ाद जब हुआ था तो उस वक्त देश के सामने एक दृष्टिकोण पैदा हुआ था। उसके दो हिस्से थे। एक तो ये था कि इस देश की अंदरूनी हालत क्या होगी और देश के बाहर के रिश्ते क्या होंगे। अंदरूनी ये था कि ये देश सेकुलर देश होगा, और दूसरा जैसे गांधी जी ने कहा था कि हर आंख का आंसू पूंछा जाएगा। ये तो दृष्टिकोण कायम है आज तक, क्योंकि ना तो ये चैलेंज अभी ख़त्म होता है, ये ऑन गोइंग चैलेंज है। 50 साल में हमने तरक्की भी काफ़ी की है, लेकिन ये भी असलियत है कि गरीबी की दिशा के लोग आज भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। कई दफ़ा लोग सिर्फ परसेंटेज की बात कर देते हैं। अब हमारी देश की पॉपुलेशन आज 98 करोड़ तक चली गई है, तो उसका 37% जिसको हम 35% कहते हैं, वो उससे बहुत बड़ा है। जब जो देश की कुल आबादी थी, उनको क्या मिला, ये दृष्टिकोण का हिस्सा बनाना पड़ेगा आपको। फिर उसके अंदर जिन जिन लोगों को और भी उनसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई है, उनको दृष्टिकोण को देखना पड़ेगा आपको। इस दृष्टिकोण में आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा आगे के विजन में, और वो ये इस विजन में ये है कि इस देश की दुनिया की अपनी जगह क्या है और देश अपने आप को आगे क्या देखता है। मैंने पिछले 1 बरस से जो फॉरेन पॉलिसी बना के चलाई है, वो बुनियादी तौर पे यही थी कि इस खित्ते में, साउथ एशिया में, हिंदुस्तान की अपनी एक जगह पैदा हो जाए। लगता है कि हो गई है। अब आप आगे बढ़ रहे हैं। हमने रिश्ते एशियान से कायम किए हैं, रिश्ते सेंट्रल एशिया से कायम किए हैं, रिश्ते अफ्रीका से कायम किए, नई किस्म के,
क्योंकि आज दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो रीजन के हिसाब से नहीं सोचती। हम अपने रीजन के दायरे को बढ़ा रहे हैं। ये भी अगले 15-20 साल का एक प्रोग्राम है। तीसरा प्रोग्राम जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि सोशल में और आर्थिक में। सोशल में ये मैंने पहले कहा था एक दफ़ा कि महिला को उसका हक कैसे मिले, पिछड़े को हक कैसे मिले, बच्चे को अपनी जगह कैसे मिले। हिंदुस्तान में बच्चे की हालत ठीक नहीं है, बहुत बुरी है। बहुत बुरी। और जो देश बच्चों को ध्यान नहीं कर सकता वो आने वाले देश में देश क्या बनाएगा। और इसीलिए एक मैंने जो बात 1 महीने के अंदर की है वो कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की बात की। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन कर दी जाए। उसके लिए रेजोल्यूशन तो पास करना ज़रा आसान है, लेकिन उसके लिए मुकम्मल स्कूल खुल जाए, उसका इंतज़ाम हो। जो बच्चे गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते उनका क्या किया जाए। और बच्चों में भी गर्ल चाइल्ड जो लड़की है उसकी हालत तो और भी ख़राब है, उसके लिए क्या करना है, ये उस दृष्टिकोण का हिस्सा है। ये जो आपने शिक्षा वाली बात कही कि प्राथमिक शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाया जाएगा और 6% जीडीपी यानी करीब 40,000 करोड़ रुपए चाहिए 9th 5 ईयर प्लान में, 9,000 करोड़ का इंतजाम, 31,000 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से? देश फैसला कर ले, रुपया आ जाएगा, लोग देने को तैयार होंगे। हमारे यहाँ देश की सरकार गरीब शायद हो या न हो, देश गरीब नहीं है, इसलिए रुपये का तो सवाल मेरे सामने कभी नहीं आएगा। कुछ सब्सिडी जो और कुछ उसमें वॉलंटरी एफर्ट बहुत आनी चाहिए। मसलन मैं अभी आपसे बात कर रहा था लिटरेसी की, अनपढ़ता की। देश अगर अनपढ़ रहेगा तो देश तरक्की नहीं कर सकता। मुझे याद है आज़ादी की स्ट्रगल के दिनों में गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, ईच वन टीच वन। ये सबको बीच में, सिर्फ सरकार का काम नहीं है, सबको अपना योगदान देना पड़ेगा। मसलन मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना हम ये कर दें कि कोई बच्चा जो 10 पास करता है उसके बाद जब कॉलेज में पास करता है तो हर स्टेज के बाद हम कंपलसरी कर दें कि वो जब तक 5 लोगों को पढ़ाएगा नहीं तब तक उसको नहीं मिलेगा। तो कई रास्ते ऐसे हैं जो, और देश को इन्वॉल्व करना चाहिए इसमें। ये सरकारी एफर्ट सिर्फ नहीं होना चाहिए, नेशनल एफर्ट। नेशनल एफर्ट जब होगी तो स्कूल चल भी जाएंगे। और रुपये की ज़रूरत होगी तो हम बाकी चीज़ों से काट के रुपया डालेंगे इसमें, क्योंकि जब फंडामेंटल राइट्स को कमिट कर रहे हैं तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडे की बात नहीं है। यानी जो नॉन मेरिट सब्सिडी है जो बड़े पैमाने पे इस देश की इकोनॉमी को खोखला कर रही है, क्या चीज़? नॉन मेरिट सब्सिडी जो बड़े पैमाने पे जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ है। देखिए, सब्सिडी के मतलब में कई स्लोगन्स हैं। मेरे ख्याल में जो भी डेवलपिंग देश होता है उसको अपनी सोशल प्रायोरिटीज़ का फैसला करना पड़ता है। सब्सिडीज़ कहाँ देते हैं हम, कहाँ हमको करना है, ये बाहर के लोग तो एक लेक्चर दे देते हैं हमको, और जो खाते पीते लोग हैं वो सोचते हैं कि गरीब के लिए कुछ करना सब्सिडी है और नहीं करना चाहिए। अमीर को जो सब्सिडी दी जा रही है, इंडस्ट्री को जो सब्सिडी दी जा रही है, पावर को जो सब्सिडी दी जा रही है, उसमें भी दो बातें हैं। पावर को सब्सिडी नहीं दी जा रही, पावर के कंज्यूमिंग सेक्टर्स को दी जा रही है। और कंज्यूमिंग सेक्टर्स में आपको फैसला करना पड़ता है। मसलन इस देश में जो बिजली जो फार्मर करता है उसको आप सब्सिडाइज करते हैं, हर स्टेट करती है। करीब करीब अब तो मुफ्त है करना उसमें भाई, नहीं करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जाएगी। किसी न किसी तरह तो आपको उसका बोझ उठाना पड़ता है। यही प्लानिंग का नाम है। ये जो इकोनॉमी की बात है, ये उसमें जैसा आपने कहा विदेशी लोगों का कहना, उनकी ही राय है कि 50 साल में भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी हुई हैं, बहुत मजबूत हुई हैं, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स पे भारत पिछड़ता गया है। ये देखिए, पैरामीटर्स तो हर देश के अपने अपने होते हैं। देश में आज दुनिया ये कह रही है कि देश में बहुत बड़ी मंडी पैदा हो गई है। ये मंडी कहाँ से आ गई है? भगवान ने तो नहीं भेजी, ना ही बाहर वाले हमने इम्पोर्ट की है। 50 साल की देश की मेहनत ने पैदा की। इंडस्ट्रियल बेस आपका अपने आप तो नहीं बन गया, आपका साइंटिफिक मैन पावर अपने आप तो नहीं बन गया, आपके इतने बड़ी लोग जो बुद्धिजीवी, इतना बड़ा तबका अपने आप तो पैदा नहीं हो गया। इस देश ने पैदा किया है, इसकी मिट्टी ने पैदा किया है। इन बातों को हम कई दफ़ा बाहर के अखबार पढ़ के या रसाले पढ़ के अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। मंडी जिसकी तरफ आज सबकी ललचाई नजरें हैं, ये मंडी हमारी मेहनत से पैदा हुई है, हमारी पॉलिसियों से पैदा हुई है। जो लोग समझते थे कि हमारी पॉलिसियाँ गलत थी, तो ये मंडी कैसे पैदा होगी फिर? नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा वन डायमेंशनल भी है। तो मंडी तो है, 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ लोग हैं जिनके पास सब कुछ खरीदने की क्षमता भी है और पैसा भी है। मंडी सिर्फ कंज्यूमर गुड्स का नाम नहीं। आपके यहाँ स्पेस में आप चले गए हैं, साइंटिफिक मैन पावर, आज आप सबसे बड़ी मार्केट बन गए हैं,
क्योंकि आज दुनिया आपको रोकने की कोशिश कर रही है कि आप सैटेलाइट, आपका सैटेलाइट प्रोग्राम जो है अगर आप देते हैं दुनिया को तो ये चीपेस्ट बन गया। इन लोगों को ये कैसे बन गया? हमने अपने आप बनाया। अपने आप से मेरा मतलब मैं नहीं बनाया, इस देश ने बनाया, इसकी साइंटिफिक मैन पावर ने बनाया है। ये 50 साल पॉलिसियों से पैदा हुई। मैं आपसे जिक्र ही कर रहा था कि 30-35% लोग तो अच्छी बात है कि कम से कम हम गरीबी की रेखा से ऊपर उठ के यहाँ पहुँच गए हैं। मैं जब छोटा बच्चा था और स्कूल में पढ़ता था तो हमारे शहर में 2 मोटर कारें होती थी। आज की बात गिनती छोड़ दीजिए, एक फ्लैट में 5 है। बात छोड़ दीजिए। मेरे पिता बड़े कामयाब वकील थे, लेकिन अदालत में साइकिल पे जाते थे और बहुत दिनों के बाद एक छोटी सी गाड़ी खरीदी थी। आज क्यों हो गया? ये अपने आप थोड़ी हो गया, लेकिन उसके साथ ही साथ ये जो गैप आ गया है अमीरी और गरीबी का, ये बहुत घरावना है। और जब तक हमारा विजन अगले 20 वर्षों में इस गैप को पूरा नहीं करेगा, गरीब को साथ लेके नहीं चलेगा, उसको हक नहीं देगा, तो समाज स्थिर नहीं हो पाएगा। ये मेरे विजन का दूसरा हिस्सा है। उसको पढ़ाना भी है, उसके बच्चों को उठाना भी है, उसको अपना समाजी हक भी देना है। देश में आज किसी हद तक वायलेंस बढ़ने की वजह ये भी है कि लोगों को ये एहसास हो रहा है कि उनको उनका हक नहीं मिल रहा। और जब वो अपने आस पास ग्लैमर देखते हैं, और ख़ास टेलीविज़न ने ग्लैमर तो और घर घर में पहुंचा दिया है। जब आप उसमें एडवर्टाइज़ करते हैं और लोगों को हर घर को समझाते हैं, उस महिला को जिसको खाना नहीं मिलता उसको समझाते हैं कि लिपस्टिक कौन सी अच्छी है, तो फिर एक नई किस्म की डिस्क्वाइट पैदा हो रहा है। उसकी तरफ भी ध्यान कर। मैं महारानी बाग में रहता हूँ, जब कभी घर जाता हूँ तो रास्ते में चौक में झुग्गियाँ हैं, उन झुग्गियों में एक टेलीविज़न सेट भी है। और मैं देखता हूँ कि बच्चे जो बेचारे, जिनको देख के अपने आप को देशवासी होने में शर्म आने लग जाती है, वो टेलीविज़न के आसपास बैठे जब आपकी नज़ारे देखते हैं और आसपास के मकान देखते हैं तो क्या सोचते होंगे वो? ये एक सोच ये भी है कि अगर जो आर्थिक हमारी परेशानी है, अगर हमारे पड़ोसियों से संबंध सुधर जाए तो बहुत सारे जो पैसे हमारे उस तरफ जा रहे हैं शायद बचे और उसको देश में सही इस्तेमाल हो सके। 2 तरीके। अब मैंने पिछले हफ्ते ही नॉर्थ ईस्ट गया हुआ था, साथ आसाम की रियासतों में। अब वहाँ पे तो सीधा असर पड़ा है हमारे बांग्लादेश से जो सुधरे हैं। मसलन मेघालय में कोला है, मेघालय का कोला इस्तेमाल नहीं हो रहा था, आज बांग्लादेश में कोला मेघालय का जा रहा है और लोग खुश हैं इस बात से। मिज़ोरम वाले कह रहे हैं कि ये हमारा बॉर्डर ट्रेड खुल जाए, उनका बर्मा से खुल गया है, इधर से खुल जाए तो हमारा आना जाना और बढ़ जाएगा, मणिपुर की तकलीफ़ कम हो जाएगी, त्रिपुरा की तकलीफ़ कम हो जाएगी। इसलिए जो विदेश नीति में जो बुनियादी बात थी उसमें 2 फ़ायदे हुए बांग्लादेश से। बांग्लादेश वालों को तो लाभ हुआ ही है, लेकिन हमको लाभ भी हुआ है कि जितने लोग ये इंसर्जेंसी और टेररिस्ट वहाँ छिप के अड्डे बनाए हुए थे उनको वो निकाल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, हमारी समस्या ये पड़ोसी नहीं है, एक दूसरा पड़ोसी है। पाकिस्तान के साथ आप शायद जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मुश्किलात बदकिस्मती से हैं। अब पिछले दिनों मेरी बात हुई थी नवाज शरीफ साहब से। अब लगता है कि शायद हम दोनों को समझ आ रही है कि जिस किस्म के रिश्ते हम बना के रखे हुए हैं इससे दोनों का नुकसान है। पिछले दिनों की मसलन 6-8 महीने पहले उनके यहाँ चीनी की कमी थी, तो उन्होंने सारी दुनिया से टेंडर मंगवाए थे चीनी ख़रीदने के। हिंदुस्तान से चीनी सबसे सस्ती पड़ती थी, तो उन्होंने 50,000 टन हमसे चीनी ली थी। उनके यहाँ मसलन कराची लोहे का एक ही कारखाना है, और जो उसके लिए वो रॉ मटेरियल मंगवाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं। कैसे इकोनॉमिक बनेगा उनका? ये तो जैसे अब हमारी तिजारत पाकिस्तान के साथ दुबई के रास्ते और हांगकांग के रास्ते करीब 2000 करोड़ का सामान वहाँ जाता है हर साल, तो ये सबको समझ आ रहा है। लेकिन कश्मीर इसमें कहीं आड़े आएगा या नहीं आएगा? देखिए, कश्मीर वगैरह मसले हल होंगे। नंबर एक बात का मैंने कई दफ़ा कहा और आज भी कहना चाहता हूँ कि 2 चीज़ों में कोई समझौता नहीं किसी के साथ। एक देश की यूनिटी का और देश की इंटीग्रिटी। हमारा सेकुलर सिस्टम है, उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, चाहे अंदर से चाहे बाहर से, उसको डिफेंड करना हमारा पहला फ़र्ज़ है। और ये कि देश को कोई तोड़ना चाहे, सोचे कि किसी चीज़ की खातर कश्मीर हो या पंजाब हो या नागालैंड हो या त्रिपुरा हो, कोई हो, वो इलाकों को हम और तरह सोच सकते हैं सिवाय इसके कि देश का इंटीग्रल पार्ट है, तो बड़ी गलती में है। देश कमज़ोर देश नहीं है।
और ये जो सुझाव है कि जो अभी वर्तमान सीमा है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दें कश्मीर पे, देखिए वो डिस्कशंस की बात है, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। बुनियादी बात तो हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, रहेगा। और आपको विश्वास है कि इस स्टैंड के बावजूद पाकिस्तान से आपके संबंध ठीक होंगे? कि मुझे इस बात पर विश्वास, आत्मविश्वास देश को है। देश को अपने हितों की रक्षा करनी आती है और हमने साबित किया 50 सालों में कि चाहे डिप्लोमेसी से हो और चाहे बदकिस्मती से कभी हमको मजबूर किया जाए हथियार उठाने पे, तो ये देश अपनी रक्षा आप कर सकता है और करेगा हमेशा। एक कंक्लूड करते हुए आखिरी सवाल कि ये जो सरकार है इसके बारे में पहली बात यही कही जाती है, सरकार कितने दिन टिकेगी? क्योंकि एक तो जैसा आपने बताया बहुत अच्छा कोहेसिव यूनाइटेड फ्रंट है, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कांग्रेस से जो संबंध है इस फ्रंट के, देखिए ये इन बातों पे तो वही है कि आप मुझसे पूछिए अब और कितने दिन जिंदा रहेंगे। पॉलिटिक्स से डेमोक्रेसी का ओपन सामने और खुली बंदों बात होती है। लेकिन एक बात मैं आपको कहीं दिला दूँ, चाहे मैं 5 दिन रहूँ चाहे 5 साल रहूँ, मैं अपने इन लक्ष्यों से कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये बुनियादी बात। और वो लक्ष्य मेरे पर्सनल भी हैं और देश के भी हैं, और इसलिए वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। किसी को सूट करता है तो हमारे साथ चलेगा, कोई दान नहीं करता इस दुनिया में, हर एक अपने अपने हित के साथ चलता है। और उसमें इस देश की खासकर उस जगह जहाँ मुझे बिठाया गया है वहाँ पे पर्सनल इंटेग्रिटी एक चीज़ और ये ऑनेस्टी ऑफ कमिटमेंट, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वो मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। अब बस कुछ ही दिनों की बात है, आप 15 अगस्त 1997 को उस जगह से खड़े होकर भाषण देंगे जहाँ पहले दिन पंडित नेहरू बोले थे। कोई ऐसी बात आपके जहन में हो जो आप देश के साथ लक्ष्य के दोहराई, लक्ष्य वही है। हिंदुस्तान 50 साल के बाद ये सोच ले कि हम आज ग्रेटनेस की दहलीज पे खड़े हो गए हैं, उस दहलीज को कैसे जल्दी से क्रॉस करना है और ग्रेटनेस के अंदर घुसना है। हम तो आपसे एक शेर की उम्मीद कर रहे थे। शेर तो बहुत से आ जाते हैं, ये क्योंकि इसी में कर रहे थे तो एक दिन कहा था कि उर्दू का है कि हरफ़े हक दिल में खटकता है कांटे की तरह, यानी कि जो सच का लफ्ज़ है वो कांटे की तरह दिल में खटकता है। हरफ़े हक दिल में खटकता है कांटे की तरह, इसका इजहार करे और खलिश मिट जाए, इसको मैं एक्सप्रेस कर दूँ तब वो अंदर से, और ये मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ और मेरी एक्सप्रेशन वही है कि इंडिया स्टैंड्स इन द थ्रेशोल्ड ऑफ ग्रेटनेस। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।